So let's discuss the question related to our science and technology, right? Fine. So very first question we have the question number 57, right? तो क्वेश्चन नंबर 57 इज दैट द पर्माकल्चर इज कंसर्न विद, राइट? पर्माकल्चर की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि पर्माकल्चर एक्चुअली होता क्या है, किससे रिलेटेड है पर्माकल्चर हमारा. तो वी हैव द ऑप्शंस ए इज द ट्रीटमेंट ऑफ ऑयल स्पेस इन ओशन बाय द पैरासिटिक मैकेनिज्म, development of sustainable agriculture ecosystem, use of genetically modified organism to increase the agriculture productivity, and the developing agriculture solution for the areas suffering from permafrost, right? Perma, that means it's related to permanent. Fine. And what is the culture? Culture is what? Culture is the development. किसी चीज़ का अगर हम कल्चर करते हैं तो उसका मतलब होता है डेवलपमेंट, ठीक है? तो परमानेंट डेवलपमेंट किसी चीज़ का करना है तो एक तो ये हमें एक वर्ड समझ में आता है, फाइन. और परमानेंट होगा कौन? जो लॉन्ग टाइम सस्टेन करेगा, राइट? तो लॉन्ग टाइम सस्टेन कर रहा है. तो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है हमारा इज द डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इकोसिस्टम. तो दिस इज कॉल्ड द पर्माकल्चर. बेस्ट एग्जांपल इसका देखने को मिलता है गांव में. अगर ग्रामीण क्षेत्र से आप बिलोंग करते हो तो आप देखोगे कि वहाँ पे एक पर्टिकुलर एरिया में वो एग्रीकल्चर भी कर रहे हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड ऑफ एग्रीकल्चर वहाँ पे हो रहा है, लाइक द कि वहाँ पे मधुमक्खी का पालन भी हो रहा है, राइट? सेरीकल्चर भी हो रहा है और बीज भी, हनी बीज भी वहाँ पे कल्चर किया जा रहा है. वहाँ पे फिशरीज भी परफॉर्म हो रहा है, राइट? सो दिस इज डायरेक्टली आप कह सकते हो कि एसोसिएटेड विद द पर्माकल्चर, फाइन. ओके, अदर इसमें देख लेते हैं ऑप्शन क्या है. ट्रीटमेंट ऑफ ऑयल स्पिल इन ओशन बाय द पैरासिटिक मैकेनिज्म. ये कुछ नहीं है, इसको बोला जाता है बायो रिमीडिएशन, ठीक है? बायो रिमीडिएशन, फाइन. थर्ड है यूज ऑफ द जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म टू इंक्रीज द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, ठीक है? ये क्या होता है? ये हमारा होता है टू इंक्रीज द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बाय यूजिंग जीएम क्रॉप, ठीक है? जीएम क्रॉप दैट मीन्स जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स फॉर हाई यील्डिंग ऑफ द प्रोडक्शन, राइट? एंड लास्ट में द डेवलपिंग एग्रीकल्चर सोल्यूशन फॉर एरिया सफरिंग फ्रॉम पर्माफ्रस्ट. सो पर्माफ्रस्ट, व्हाट इज द पर्माफ्रस्ट? यहाँ पे एक वर्ड हमें और सुनने को मिलता है और ये किसी भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द पर्माफ्रस्ट. अगेन पर्मा मीन्स व्हाट? दिस इज द परमानेंट, ठीक? एंड फ्रस्ट, व्हाट इज द फ्रस्ट? आप लोग रेफ्रिजरेटर में डीफ्रस्ट का ऑप्शन होता है, वहाँ पे आपकी स्विच होता है डीफ्रस्ट करना. जब हमारे जो फ्रीजर होता है उसमें बहुत ज़्यादा बर्फ जम जाती है, उसको डीफ्रस्ट कर देते हैं उस बटन को पुश करके, राइट? तो फ्रस्ट मतलब क्या होता है? द डिपोजिशन ऑफ द आइस. तो ऐसा लैंड जहाँ पर कि मोर देन 2 ईयर्स अगर आइस क्या हो रही है, जमी हुई है, तो उसको हम क्या कंडीशन बोलेंगे? उस लैंड को हम क्या बोलेंगे? पर्माफ्रस्ट बोलेंगे. उस एरिया को क्या बोलेंगे? पर्माफ्रस्ट बोलेंगे. ओके, सो लेट्स मूव. वी हैव द अनदर क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 58. Methanol has been promoted an alternative transportation fuel from time to time over the past 40 years, ठीक है? Which of the following statements regarding the methanol is correct? बोल रहे हैं मेथनॉल का यूज जो हो रहा है टाइम टू टाइम क्या हो रहा है, पिछले कई सालों से देखा गया कि इस पे एक वैकल्पिक ईंधन के रूप में इसको बढ़ावा मिला है, ठीक है? तो इसमें बोला जा रहा है कि इसमें से निम्नलिखित में से बिलो में जो भी ऑप्शन दिए गए हैं वो क्या है कि कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है? इस पर ध्यान दिया करिए. यूपीएससी जो होता है बहुत ही आसानी से स्टूडेंट्स को क्या करता है? ब्लैकमेल करता है. नहीं है, नहीं है बोल रहा है, ठीक है? छोटा सा नहीं दे देगा और आप उसमें कंफ्यूज जाओगे और आप इसमें ढूंढने लगोगे कि कौन सा सही है, ठीक? चलिए आइए देखते हैं. पहली चीज बोल रहा है कि इसे प्राकृतिक गैस से उत्पादित किया जा सकता है. इसे प्राकृतिक गैस से उत्पादित किया जा सकता है. बिल्कुल करेक्ट है, किया जा सकता है क्योंकि मेथेनॉल है, क्या है? CH3OH. इसको हम क्या बोलते हैं? मेथाइल एल्कोहल भी बोलते हैं, ठीक है? एल्कोहल वाले थोड़ा सा ध्यान देना क्योंकि ये कंज्यूमेबल नहीं होता है, ठीक है? ये अगर कंज्यूम करते हैं तो फेटल फॉर द ह्यूमन बींग्स. सेकेंड है इट इज़ अ बायोडिग्रेडेबल फ्यूल. हाँ, ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल है, बायोडिग्रेडेबल है क्योंकि अगर इसको नेचर में ऐसे फ्री छोड़ दिया जाए तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? अपने आप सेल्फ क्या हो जाएगा? डिग्रेडेबल हो जाएगा, राइट? सी ऑप्शन. हाइड्रोकार्बन ईंधन के समान यह पानी में घुलनशील नहीं है. ध्यान दीजिएगा, यह पानी में घुलनशील नहीं है. अगर यहाँ पे ये शब्द दिया हाइड्रोकार्बन तो आप एक चीज ध्यान रखिए, व्हाट आर द हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स? हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स आर दोज which is formed or which is contains the hydrogen and carbon both, fine. बहुत सारे ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं which is not miscible with the water, which are not miscible with the water. पानी के साथ वो मिक्स ही नहीं होते हैं. बहुत सारे एग्जांपल लाइक हेक्सेन. अभी हेक्सेन को क्या है ना कि इसको आप पानी के साथ
मिक्स करोगे नहीं मिक्स होगा, ठीक। लेकिन यहाँ पे अभी बात करते हैं कि जब हम मेथेनॉल की बात करते हैं CH3OH, ठीक है, तो वाटर हमारा एक पोलर सॉल्वेंट है। कैसा सॉल्वेंट है? पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये CH3OH, CH3 एंड OH, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है ना, वो हाइड्रोजन बॉन्ड हमारे H2O में बनता है। वो हाइड्रोजन बॉन्ड हमारे कहाँ बनता है? H2O में, OH एंड O, सॉरी HOH, H2O में। तो ये जो बन रहा है ना हाइड्रोजन बॉन्ड, इसी की वजह से ये हमारा जो मेथेनॉल होता है ये बिल्कुल मिसिबल है। किसके साथ मिसिबल है? हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, ठीक है। उसके बाद बोला जा रहा है कि इसे एथेनॉल और गैसोलीन के साथ मिश्रित किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है, बिकॉज ये लेस इन्फ्लेमेबल इन नेचर होता है, इसलिए इसको अगर मिक्स करेंगे भी किसी भी तरह का आप कह सकते हो कि फ्लेमेबिलिटी नहीं है तो क्या होगा, लेस फ्लेमेबिलिटी है तो थोड़ा सा विस्फोट और एक्सप्लोजन होने के चांसेस कम होते हैं, इसलिए बिल्कुल इसको किया जा सकता है। तो हियर इज ऑप्शन सी विच इज नॉट इनकरेक्ट द गिवन, ठीक है। सिमिलर टू हाइड्रोकार्बन फ्यूल्स इट इज नॉट सोल्यूबल इन वाटर, ये बिल्कुल गलत है, इट इज सोल्यूबल इन वाटर, फाइन, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ, क्वेश्चन नंबर 63, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 63, which of the following organism are common pollinating agent in flowering plant, sorry, what are the pollinating agent? पहली बात तो हम ये देखेंगे कि pollinating agent होता क्या है। क्या है pollinating agent? The factors or agents which are responsible for the pollination process in plants, pollination process in plant, ठीक है, these are called the pollinating एजेंट। पॉलिनेशन की प्रोसेस क्या होती है? जब किसी एक प्लांट से जो पॉलन ग्रेन्स होती हैं वो दूसरे प्लांट्स पे जाती हैं तो फर्टिलाइजेशन होता है, जिससे एक नई स्पीसीज या एक नए पौधे का जन्म होता है, राइट। उसमें सीड्स बनते हैं, फिर बाद में वही सीड्स प्लांट्स बनते हैं, फिर प्लांट्स वही ट्रीज बनते हैं, ठीक है। तो ये पॉलन ग्रेन्स होते कहाँ हैं? ये पॉलन ग्रेन्स होते हैं फूलों में, फ्लावर्स में, राइट। तो इसमें से बता रहे हैं कौन कौन से इसमें हैं जो कि पॉलिनेटिंग एजेंट के तरह कंसीडर किया जा सकते हैं। फर्स्ट वन इज द बैट, बिल्कुल बैट है। बैट क्या करते हैं कि ये ओके, तो ये बैट क्या करते हैं? बैट किसी भी फ्लावर्स को, किसी फूल, किसी पेड़ पर जाकर बैठते हैं। तो बैठने के बाद क्या होता है कि वहाँ के पॉलन ग्रेन्स उनके कुछ इस माउथ में कुछ टच हो जाते हैं, दूसरे पे जाएंगे तो इस तरह से क्या होगा कि पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं उनका क्या हो जाता है, ट्रांसमिशन हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है दूसरे प्लांट्स पे। तो बिल्कुल कंसीडर किए जाएंगे। बीज बहुत अच्छी पॉलिनेटिंग एजेंट मानी जाती हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि ये हनी बनाती कहाँ से? पॉलन ग्रेन से बनाती हैं, राइट। वेस्ट आप समझते हैं, वेस्ट पे क्या होते हैं? बहुत सारे विलेजेस और रूरल एरिया में इसको बर्र भी बोला जाता है, ठीक है। एंड आंट्स, बिल्कुल आंट्स भी होती हैं, क्योंकि बहुत सारे चींटियों की ऐसे स्पीसीज होती हैं जो कि क्या करती हैं, जो प्लांट्स के या फ्लावर्स के जो भी पॉलन ग्रेन्स होते हैं उनको क्या करती हैं, सक करके अपना फूड बनाती हैं। तो ये सब के सब इसमें ऑल ऑफ द अबव, इस ऑप्शन डी, ठीक है, इसमें सब के सब आप क्या हैं? पॉलिनेटिंग एजेंट है। क्वेश्चन नंबर 63, फाइन, ओके। लेट्स मूव एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, सर 66 क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज आर ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड प्लाज्मा, ठीक है। ब्लड प्लाज्मा की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, किसकी बात कर रहे हैं? ब्लड प्लाज्मा। व्हाट इज ब्लड प्लाज्मा? आपको पता ही है कि जब ब्लड के बारे में आप पढ़ते होंगे, डिस्कस किया जाता होगा क्लास में, तो ब्लड्स को मेजरली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक होता है हमारा फ्लूइड पार्ट, ठीक है, एक होता है फ्लूइड पार्ट, और दूसरा होता है हमारा सेलुलर पार्ट, फाइन। फ्लूइड पार्ट जो होता है हमारा, उसमें क्या आता है? हमारा ब्लड प्लाज्मा आता है। एंड द सेलुलर पार्ट इज कंसिडर्ड विद द blood cells or blood corpuscles, which are 3 types, you know very well, RBC, WBC and platelets, fine, okay। जो हमारे फ्लूइड पार्ट होता है, प्लाज्मा पार्ट, ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? बहुत सारा इसका फंक्शंस होता है। जैसे आप ब्लड के फंक्शंस में पढ़ते होंगे कि द रेगुलेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर, ओके, द रेगुलेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर इज गवर्न्ड बाय द ब्लड प्लाज्मा,
ठीक है। द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फूड पार्टिकल्स इज गवर्न्ड बाय कैरिड आउट बाय द फूड प्लाज्मा, सॉरी ब्लड प्लाज्मा। द ट्रांसफर ऑफ द नाइट्रोजिनस वेस्ट और यू कैन द वेस्ट मटेरियल, ठीक है, फ्रॉम आवर सेल्स टू द टारगेटेड एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज कैरिड आउट बाय द ब्लड प्लाज्मा। तो ये ग्लूकोज, नाइट्रोजिनस, ये दो ऑप्शन तुम्हारे करेक्ट हो गए कि हाँ इनको ट्रैवल कराता है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, एक कंफ्यूजन होता है, जैसे जब हम पढ़ते हैं रेस्पायरेशन इन द ब्लड, सॉरी थ्रू द ब्लड, रेस्पायरेशन परफॉर्म थ्रू द ब्लड, तो हम जानते हैं कि एक ब्लड में जो आरबीसी होता है, आरबीसी में होता है हीमोग्लोबिन, राइट, हीमोग्लोबिन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन? इट्स अ पिगमेंट, हीम पिगमेंट विच इज प्रोड्यूसिंग द रेड कलर टू द ब्लड, फाइन, एंड दिस इज द ग्लोबिन प्रोटीन, इट्स अ प्रोटीन पार्ट ऑफ द हीमोग्लोबिन। इसका फंक्शन क्या होता है? विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द O2 and CO2 गैस ट्रांसमिशन, फाइन। मतलब O2 और CO2 को क्या करता है? ये कैरी करता है। अब इसमें कंफ्यूजन ये होता है कि फिर इसका मतलब ब्लड प्लाज्मा कार्बन डाइऑक्साइड कैरी नहीं करता होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर ये कंफ्यूजन है तो आज इसको प्लीज क्लियर करो यहाँ पे, क्योंकि जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये 3 फॉर्म में क्या होता है, बॉडी से बाहर निकाला जाता है। 3 प्रोसेस इसमें इसके इन्वॉल्व होता है। पहला होता है कि डायरेक्ट डिसोल्यूशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कि उसमें डायरेक्ट डिसोल्यूशन हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा वो थ्रू द ग्लोबिन, ठीक है। और इसका एक और फॉर्म होता है बाय द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनेट्स, सॉरी डाइकार्बोनेट्स, फाइन। तो जो डाइकार्बोनेट्स होता है उसको कैरी कौन करता है? ब्लड प्लाज्मा, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को भी हमारा ब्लड प्लाज्मा क्या करता है? कैरी करता है। तो हियर इज द डी ऑप्शन 1, 2 and 3, ऑल दी 3 गिवन ऑप्शंस आर करेक्ट रिगार्डिंग दिस स्टेटमेंट, फाइन। ओके, लेट्स मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। द हो गया, इट्स 68, फाइन। थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। इसे टेक्निकल नहीं है, आप ये कह सकते हो कि अगर आप डेली न्यूज़पेपर से अपडेटेड हो तो वेरी इजी क्वेश्चन, फाइन। चलिए बात करते हैं, यहाँ पे बात हो रही है किसके बारे में? NIF इंडिया के बारे में बात हो रही है। NIF इंडिया, फाइन। क्या है NIF इंडिया? दिस इज द नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, इंडिया की बॉडी है ये, ठीक है, फाइन। ओके, एक ऑटोनॉमस बॉडी है ये। कैसी है? ऑटोनॉमस। ऑटो मतलब क्या बोलते हैं? स्वायत्त, स्वायत्त तंत्र है, निकाय है, सिस्टम है, बॉडी है, कह सकते हो आप, ठीक है। और किसकी है ये बॉडी? किसकी है? इसको गवर्न कौन करता है या इसको रेगुलेट कौन करता है? तो हमारी DST इसको रेगुलेट करती है, DST, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक। पहला ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो चुका है कि हाँ ये इसके रिगार्डिंग ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड आते हैं, इट वाज सेटअप इन February 2000 एट दिल्ली। यहां तक तो ये ऑप्शन सही है, लेकिन ये दिल्ली में नहीं, ये अहमदाबाद में इसका सेटअप हुआ था। कहाँ हुआ था सर? अहमदाबाद। कहाँ पड़ता है? गुजरात, ठीक है। तो अहमदाबाद गुजरात में इसका सेटअप हुआ था। किसका? हमारा जो NIF है, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन। ओके, ये जो थर्ड ऑप्शन है ना, इसको हम एलिमिनेट कैसे करेंगे बताते हैं। इसका फंक्शन समझ करके कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द NIF। NIF का मेन फंक्शन ये होता है कि एक्चुअली इट प्रमोट्स और स्पॉन्स, क्या प्रमोट करता है और किसको बढ़ावा देता है ये, ठीक है। तो ये प्रमोट करता है किसी भी इंडिजिनस ऐसे इनोवेशंस को जो कि किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन द्वारा डेवलप किया गया हो, या पर्टिकुलर कम्युनिटी द्वारा, बहुत सारे ट्राइब्स होते हैं उनके द्वारा कुछ डेवलप किया गया हो, या आप ये कह सकते हो किसी फार्मिंग सेक्टर में फार्मर्स द्वारा कुछ डेवलप किया गया हो। लेकिन उसमें एक चीज़ ये वहाँ पे कंसीडर करने वाली बात ये होती है, देयर इज ओनली वन क्राइटेरिया, कि उसका फॉर्मल किसी ऐसे इंडस्ट्री से डायरेक्ट लिंक ना हो, कि ऐसा ना हो कि वो किसी इंडस्ट्री के में रह करके वो काम कर रहा है उसके बाद वो इनोवेशन करे, नहीं नहीं, वो खुद से इनोवेशन जनरेट करे, फुली इंडिजिनस होना चाहिए वो इनोवेशन, ठीक है। तो उसको क्या करता है? प्रमोट करता है। और इन 2018 आई थिंक, हाँ इन 2020 सॉरी 11 अप्रैल इन 2018 दिस स्टेटमेंट इज केम इन न्यूज। स्टेटमेंट इज दैट, क्या है इसमें? इट हैज ब्रॉट आउट एन इंडिजिनस हर्बल मेडिकेशन डिवर्मर इन फॉर्म ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्ट ऑफ फॉर लाइफ स्टॉक ओनर्स एज एन अल्टरनेट टू केमिकल मेथड ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ वॉर्म, ठीक है। डिवर्मर क्या होते हैं? डिवर्मर जो बहुत सारे ऐसे जो छोटे छोटे वॉर्म्स होते हैं, कीड़े होते हैं, इनको हिंदी में बोल सकते हो आप, कि जो कि लाइफ स्टॉक जैसे पशुपालन वगैरह हो गया, तो जो भी कैटल्स होते हैं
तो उनके पेट में वॉर्म्स होते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे भूख न लगने देना, दुनिया भर की बीमारी क्रिएट करना उनकी बॉडी में। तो ये डिवॉर्मर क्या होते हैं, ये दिए जाते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द हार्मफुल वॉर्म्स, ठीक है, इसके ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है 100%। तो ऑप्शन एलिमिनेट कर लीजिए 1 and 3। वेयर इज द ऑप्शन 1 and 3? दिस इज द ऑप्शन ए, 1 and 3। ओके फाइन, लेट्स मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी अगले क्वेश्चन पे अपन बात करेंगे। इट्स 73। फाइन, क्वेश्चन नंबर 73, सेवियर सिबलिंग। वर्ड पकड़ो, आप टर्मिनोलॉजी पकड़ो, क्योंकि यूपीएससी का क्वेश्चन ही आंसर बताता है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कि उसके मतलब कि उसका आंसर जो है उसके क्वेश्चन में क्या होता है, छुपा होता है। सेवियर, व्हाट इज द सेवियर? जो सेव करे, जो बचाए, उसको क्या बोलते हैं? सेवियर। सिबलिंग्स, सिबलिंग क्या होते हैं? जैसे बोला जाता है कि आपका सिबलिंग स्टेटस क्या है, दैट मीन्स कि आप कितने भाई बहन हो, राइट? तो ये रिलेटेड टू क्या, भाई बहन से रिलेटेड, ठीक है, आपस में। ओके, आइए थोड़ा बात करते हैं। उद्धारकर्ता सहोदर, उद्धार कर रहा है, हिंदी में बड़ा अच्छा उसका टर्म्स दिया हुआ है। चलिए देखते बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है कि ब्लड डोनेशन बाय एन ओल्डर सिबलिंग। अगर ऐसा होता तो ये वर्ड ऐसा कोई ना होता जो ना सुनता, है ना, जनरल। क्योंकि भाई किसी को भी अगर ब्लड डोनेशन की जरूरत पड़ती है, ब्लड की कमी होती है, तो घर का कोई भी अपना भाई रहे, माँ बाप रहे, कोई भी रहे जिसके पास ब्लड ज़्यादा है, उसको क्या करता है, डोनेट करता है। इट्स नथिंग, इट्स अ नॉर्मल ब्लड ट्रांसफ्यूजन या ब्लड डोनेशन, जो भी कहना चाहो, सो ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रोसेस एज नथिंग एल्स, ठीक है। ओके, बी ऑप्शन इज द सेविंग द फिटेस्ट सिबलिंग एमंग ट्विंस वाइल बर्थ कॉम्प्लिकेशंस। यहाँ पे उद्धारकर्ता की बात हो रही है, सिबलिंग, उद्धारकर्ता सिबलिंग मतलब सहोदर। इसमें क्या बोल रहा है कि जन्म जटिलताओं के दौरान जुड़वा बच्चों के बीच सबसे योग्य भाई को बचाना। ऐसा आपको लगता है कि हिंदुस्तान में ऐसा मोरल और एथिक्स को ध्यान में रखते हुए ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि अगर जो जन्म ले रहा है तो हम उसकी रक्षा हर अपने संभव प्रयास से करेंगे, उसको बचाने की कोशिश किया जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन गलत है, ये भी गलत है। द नेक्स्ट ऑप्शन इज ऑर्गन और सेल डोनेशन बाय एन आईवीएफ क्रिएटेड सिबलिंग, है ना। इसमें कुछ बातें हैं जो मतलब इस ऑप्शन को थोड़ा सा हम कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले अभी हम फाइनल उस पर कंक्लूजन नहीं पहुंचेंगे। अभी हम डी देखेंगे। डी है ऑर्गन और सेल डोनेशन बाय अ ट्विन सिबलिंग। आपको लग रहा है ये ऑप्शन सही हो सकता है? क्यों? अगर ऑर्गन और सेल का डोनेशन एक क्या बोल रहे हैं ट्विन सिबलिंग के साथ किया जाएगा, तो वो श्योरिटी नहीं है कि वो, क्योंकि ट्विन जो होते हैं आपको पता है ट्विन कैसे बनते हैं, तो जो एबनॉर्मेलिटीज एक बच्चे में रहेगी, हो सकता है कि वो एबनॉर्मेलिटी दूसरे बच्चे में हो, तो उसका ट्रीटमेंट उससे पॉसिबल नहीं हो सकता है, या नहीं, उसमें चांसेस कम होते हैं ट्रीटमेंट का, ठीक है। तो यहाँ पे ये सी ऑप्शन हमारा जो है ऑर्गन और सेल डोनेशन बाय एन आईवीएफ क्रिएटेड सिबलिंग, द सी ऑप्शन इज द करेक्ट। और सबसे पहला जो हमारा था क्या बोलते हैं सेवियर सिबलिंग था, वो वर्ल्ड का सबसे पहला था एडम नैश। आप समझो इसको, एडम नैश, एडम नैश, ठीक है। ये हमारा वर्ल्ड का सबसे पहला फर्स्ट सेवियर सिबलिंग था, 2000 में बना था। इसने क्या किया था, 6 इयर्स, ठीक है, 6 साल की इसकी क्या थी, एक बड़ी बहन थी इससे, ठीक, ओल्ड सिस्टर थी, उसको एक डिजीज़ थी जिसको बोलते हैं फैंकोनी एनीमिया, फैंकोनी एनीमिया, ठीक है। अगर कभी न्यूज़ में सुनने को मिले फैंकोनी एनीमिया, तो आप उसको समझिए कि व्हाट इज द फैंकोनी एनीमिया, क्या होता है फैंकोनी एनीमिया। एक्चुअली एनीमिया तो आप सब जानते होंगे, राइट, कि डिफिशियंसी ऑफ ब्लड इन द बॉडी इज कंसिडर्ड द एनीमिया, बट फैंकोनी इज द टर्म, और ये टर्म ये बताएगा, इसमें डिफ्रेंशिएट करेगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द नॉर्मल एनीमिया एंड फैंकोनी। एक्चुअली ये फैंकोनी एनीमिया एक इनहेरिटेड डिजीज होती है। कैसी होती है? इनहेरिटेड होती है, जो कि माता पिता से बच्चों में जाने की पॉसिबिलिटी पूरी होती है, राइट। इसमें होता क्या है, इसमें बोन मैरो जो होता है, बोन मैरो, ठीक है, वो कंप्लीट अनेबल होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनी टाइप ऑफ ब्लड सेल्स। किसके लिए? एनी टाइप ऑफ ब्लड सेल्स, मतलब किसी भी तरह का ब्लड सेल्स वो क्रिएट नहीं करेगा, तो हमारा होता है फैंकोनी एनीमिया। अब बोलोगे कि इंडिया का सबसे पहला कौन था सिबलिंग, तो उसमें काव्या सोलंकी का नाम आता है। आप लोग जानते रहो, द इंडियाज फर्स्ट सेवियर सिबलिंग नेम इज द काव्या सोलंकी, लड़की का नाम है, ठीक है। इसने अपने भाई को बचाया था,
काव्या सोलंकी, गुजरात की है ये, कब 2018 में, ठीक है, कहाँ की है, गुजरात की, फाइन। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, इसमें ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके राइट, क्वेश्चन नंबर 74, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74, द टर्म हाइपेरियन समटाइम्स इन द न्यूज, हाइपेरियन समटाइम्स इन द न्यूज। थोड़ा बहुत अगर जो पढ़ाई करते होंगे जियोग्राफी वगैरह आपने किया होगा तो ये पेरियन शब्द जरूर मिला होगा आपको, पेरियन, ठीक है। मैं आपको बड़ा हल्का सा हिंट देता हूँ, पेरियन इज रिलेटेड टू योर यूनिवर्स, ठीक है, स्पेस, ठीक है, कॉस्मोस। जब भी आप ये सब टॉपिक्स कहीं भी अगर है तो पेरियन आपको जरूर ये टर्म्स मिलेगा, जरूर मिलेगा, राइट। आइए क्वेश्चन लिमिट करते हैं, एक्चुअली होता क्या है। अच्छा, इसके बाद थोड़ी सी इसकी वो बता देते हैं कि अक्टूबर 2018 के न्यूज़ में आया था, कब का ये समटाइम्स इन द न्यूज़ तो भले लिखा है लेकिन आप ध्यान रखिए 2018 की न्यूज़ है ये। 2018 में फर्स्ट टाइम ये न्यूज़ में आया था कि जो यूरोपियन कंट्री हैं, ठीक है, उनका एक यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी है जो कि क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं। किसको ऑब्जर्वेशन करते हैं, जो हमारा यूनिवर्स है उसको ऑब्जर्वेशन करते हैं। उसके साइंटिस्ट ने डिटेक्ट किया था कि जब बिग बैंग थ्योरी हुई थी तो बिग बैंग थ्योरी होने के करीब 2 बिलियन, हाँ लगभग 2 मिलियन ईयर्स बाद एक क्लस्टर मिला था। कैसा क्लस्टर मिला था, सुपर क्लस्टर मिला था, ठीक है, सुपर क्लस्टर मिला, ठीक है। इस सुपर क्लस्टर और कहाँ मिला था, कॉस्मोस में मिला था। कॉस्मोस व्हाट, यूनिवर्स में एक सुपर क्लस्टर बना, ठीक है, जिसको नाम दिया गया क्या, हाइपेरियन, निक नेम दिया गया इसका क्या, हाइपेरियन। ये एक तरह का क्या था, ये एक तरह का टाइटन था। व्हाट इज द टाइटन, टाइटन को अगर कंसीडर करते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में आप समझ सकते हो टाइटन होता क्या है, एनी पर्सन विच इज मोर स्ट्रॉन्ग, या ये कह लो कि जो बहुत ज़्यादा क्या हो, स्ट्रेंथ जिसके पास हो, बहुत ज़्यादा पावर हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, वो टाइटन कहलाता है, ठीक है। तो ये टाइटन ये क्या किया था कि इस टाइटन ने सबसे क्या हुआ, सन को बनाया था। दिस इज द फादर ऑफ सन, ठीक है। इट्स आप ये कह सकते हो यूनिवर्स क्रिएटर था या गैलेक्सी क्रिएटर, सॉरी यूनिवर्स मत बोलिए, उसको गैलेक्सी बोलिए। ये क्या किया था, ये गैलेक्सी फॉर्मेशन किया था जिस गैलेक्सी में आज हम रहते हैं, मंदाकिनी, राइट, गैलेक्सी ने। तो इसने इसको क्रिएट किया था। और लेकिन इसका अभी ये न्यूज़ में आया, अभी 2018 में इसको सर्च किया गया, तो ऑप्शन एलिमिनेट कर लीजिए, बहुत अच्छे से कर लेंगे आप। लेकिन उसके पहले ऑप्शन देख लीजिए, क्या दिए, द एन इंडिजिनस डिवाइस मैन्युफैक्चर्ड फॉर द हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, कोई मतलब नहीं है इसका, ऑप्शन इज रॉन्ग। अ गैलेक्सी सुपर क्लस्टर ऑफ द अर्ली कॉस्मोस, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। अ चेंज इन सेल्स मेम्ब्रेन पोटेंशियल आफ्टर द हाइपरपोलराइजेशन, कोई मतलब नहीं है, छोड़िए इसको। और क्या है, एन अर्ली स्टेट इन द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ, कुछ नहीं है ये, इसको बोलोगे तो इसको ऑर्गेनिक इवोल्यूशन बोलेंगे, नथिंग एल्स। क्या बोलते हैं इसको, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, डी ऑप्शन को ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, फाइन। ओके, लेट्स मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं 77, ठीक है। रिसेंटली साइंटिस्ट इन इंडिया हैव फाउंड द रेयर स्कॉर्पियन फिश एट द, नीचे ऑप्शन दिया गया है, क्या है यहाँ पे, द फर्स्ट वन इज द गल्फ ऑफ खंभात, गल्फ ऑफ खंभात, राइट। सेकंड वन इज द गल्फ ऑफ मन्नार, सी इज द ब्रह्मपुत्र रिवर एंड द कावेरी डेल्टा, ठीक। कहाँ है गल्फ ऑफ खंभात, कहाँ पर है, एनी आइडिया। गुजरात का जो हमारा कोस्टल एरिया है, जो कि महाराष्ट्र से सटा हुआ है, टच नहीं करता है, ध्यान रखना, कभी मत बोलना कि ये महाराष्ट्र को टच करता है। हाँ, जो मुंबई है, मुंबई का जो क्या बोल सकते हो आप, नॉर्दर्न पार्ट है, बिल्कुल ऊपर साइड में, वहाँ पर है हमारा क्या, गल्फ ऑफ खंभात। अगर आप थोड़ा सा उसकी बात करें तो ये ऐसे कुछ मैप बनता है अगर हमारा इंडिया का, अगर मैप हमारा ऐसे कुछ बनता है तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, दिस इज व्हाट, दिस इज द खंभात बे या बे ऑफ खंभात, कुछ भी कह सकते हो आप, गल्फ ऑफ खंभात बोल सकते हैं, ठीक है। गल्फ ऑफ मन्नार, वेयर इज द गल्फ ऑफ मन्नार, बिल्कुल इसके नीचे आइए, मैप है हमारा, यहाँ पे हमारा क्या है, ये हमारा नेबर कंट्री श्रीलंका, ठीक है। इसका जो ऊपर वाला पार्ट है यहाँ पे, जिसको बोल सकते हो आपकी नॉर्थ ईस्ट का पार्ट बोल सकते हो, यहाँ पे होगा हमारा पाक स्टेट, ठीक है। और यहाँ होगा हमारा गल्फ ऑफ मन्नार, ये वाला हमारा पार्ट जो है ये हमारा गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है। ये हमारा तमिलनाडु का जो हमारा कोस्टल रीजन है, दिस इज द गल्फ ऑफ मन्नार। ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में सब कुछ जानते हो, तिब्बत से निकलती है, तिब्बत से होती है सबसे पहले
अरुणाचल प्रदेश में इंटर करती है, दिबांग के नाम से वहाँ पे जानी जाती है। उसके बाद धीरे से वो आसाम होते हुए फिर कहाँ पहुँचती है, बांग्लादेश। बांग्लादेश में जमुना बोलते हैं उसको, और वहाँ पे गंगा के साथ मिलकर जो भी डेल्टा क्रिएट करती है और एक आइलैंड बनाती है, माजुली आइलैंड, जो कि सबसे बड़ा आइलैंड है। ठीक है, कावेरी डेल्टा की बात करते हैं तो कावेरी डेल्टा एक साउथ की कावेरी एक रिवर है। ठीक है, तो ये डेल्टा क्रिएट करती है। तो ये हमारा हो गया। बहुत ही देखा जाए तो कोई लॉजिकल क्वेश्चन नहीं है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, एक बिल्कुल फैक्ट है। और फैक्ट ये है कि गल्फ ऑफ मन्नार में क्या पाया गया, रेयर स्कॉर्पियन फिश पाया गया। स्कॉर्पियन फिश क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इसका अपीयरेंस लुक लाइक अ स्कॉर्पियन है। ठीक है, स्कॉर्पियन जैसा लुक लाइक है इसका। ठीक, स्पाइंस हैं इसके बॉडी पर, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे बिच्छू के डंक होता है। फाइन, और इसमें जो इसका जो टॉक्सिन होता है, ठीक है, ये न्यूरोमस्कुलर टॉक्सिन्स होते हैं। क्या होते हैं, न्यूरोमस्कुलर टॉक्सिन्स। बाकी और कुछ जानने की जरूरत नहीं है आपको इसके बारे में इतना। दिस इज सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द स्कॉर्पियन फिश। फाइन, ओके। 76 छूट गया था हमारा पीछे, इसको डिस्कस कर लेते हैं एक बार। ठीक है, फाइन। क्या है, ऑपरेशन क्लीन आर्ट समटाइम्स इन द न्यूज इज द इनिशिएटिव ऑफ। ठीक है, पूछ रहे हैं कि ऑपरेशन क्लीन आर्ट है, खबरों में रह रहा है अक्सर, उसको बोल रहे हैं किसका इनिशिएटिव है, किसकी पहल है। नीचे ऑप्शन है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर टू स्ट्रेंथन द ट्राइबल आर्ट फॉर्म, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू इंट्रोड्यूस स्टूडेंट्स टू एंशिएंट साइंसेज, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स टू इंप्रूव द लिवलीहुड थ्रू आर्ट, एंड द वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो टू क्रैक डाउन ऑन द स्मगलिंग। अभी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होने वाले हैं यहाँ पे। आर्ट से रिलेटेड करोगे, कल्चर को मत करना, क्योंकि जरूरी नहीं कि आर्ट और कल्चर एक साथ ही आए। ठीक है, बात करते हैं अभी। आर्ट अकेले है, आर्ट का मतलब क्या हो सकता है, किसी भी तरह का आर्ट हो सकता है, सिंगिंग होता है, ड्राइंग होता है, पेंटिंग होता है, राइट। क्लीन मतलब क्या, बिल्कुल साफ सुथरा, क्लीन, राइट। आइए बात करते हैं पहले ऑपरेशन क्लीन के बारे में। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। हमारा जो WCCB है, इसको बोलते हैं वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। ठीक है, WCC वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, न्यू दिल्ली में इसका हेड ऑफिस है। तो हुआ क्या था कि 2 दिसंबर 2019 की द हिंदू की न्यूज़ है ये, कि WCCB की एक टीम है, उसने यूपी के बिजनौर में, राइट, बिजनौर में रेड किया। कहाँ पे रेड किया, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज थी जो कि क्या करती थी, ब्रशेस बनाती थी। ब्रशेस किसके लिए, पेंट के लिए। ठीक है, वो ड्राइंग बनाने के लिए जो ब्रश का यूज़ हम लोग करते हैं, वैसी ब्रशेस बनाते थे पेंटिंग के लिए। तो बिजनौर में तो उन्होंने ये पाया कि जो मंगूज होते हैं, मैंगूज समझते होगे आप लोग, नेवला बोलते हैं इसको हिंदी में। ठीक है, जो मैंगूज होते हैं उनकी जो हेयर होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है। ठीक है, और पेंटिंग में सॉफ्ट ब्रश का बड़ा यूज होता है। तो करते क्या थे कि जो इंडस्ट्रियल्स थे, यहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इन्होंने वहाँ पे लोकल हंटिंग कम्युनिटी को हायर किया, मतलब उनसे बात किया, बोले कि आप हमें नेवले मार करके ले आओ, जितना भी मैक्सिमम क्वांटिटी में कर सकते हो आप नेवलों को क्या करो, किल करो, और हमारे पास ला के दो, हम उसके बाल का, उसके हेयर्स का यूज़ करेंगे किसमें, ब्रश बनाने में। और जब यहाँ पर जा करके WCCB की टीम ने जब यहाँ पे रेड किया तो उनको मिला कि यहाँ पे 100 kg से ज़्यादा, मोर देन 100 kgs यहाँ पे नेवले के जो थे वो हेयर्स मिले, मंगूज हेयर्स मिले। ठीक है, रॉ मंगूज हेयर, और कम से कम 2000 अबव देन 2000 वहाँ पे क्या मिले, ब्रशेस पाए गए जो कि मंगूज हेयर से बने हुए थे। ठीक है, तो WCCB ने सबसे पहले ये पहल स्टार्ट की है। लास्ट ऑप्शन का डी है, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो टू क्रैक डाउन ऑन द स्मगलिंग। स्मगलिंग फॉर व्हाट, स्मगलिंग ऑफ द वाइल्ड लाइफ, स्पेशली मैंगूज। ठीक है, ये चीज़ आप समझ रहे हैं आप। फाइन, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट। और क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर टू स्ट्रेंथन द ट्राइबल आर्ट फॉर्म, कोई मतलब नहीं है, बाकी आपको चीज़ें समझ में आ रही है। इंट्रोड्यूस टू एंशिएंट द साइंसेज, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स टू इंप्रूव, कोई मिनिस्ट्री नहीं, ये किसका पहल है, ये किसका इनिशिएटिव है, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, न्यू दिल्ली का। ठीक है, ओके फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके पहले हम, इसके आगे वाला हम 70% डिस्कस कर चुके हैं। 80 कोविड-19 एंड टूरिज्म रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाई। ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, न्यूज़ में अगर आप हो तो आप बिल्कुल सुने होंगे। ये कोविड-19 एंड टूरिज्म रिपोर्ट क्या कहता है ये रिपोर्ट, एक्चुअली दिस रिपोर्ट इज शोइंग कि ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑन द टूरिज्म सेक्टर, राइट। कि टूरिज्म सेक्टर ऑब्वियसली बात है, कोविड-19 जब इंक्रीज किया तो बहुत सारी इंटरनेशनल फ्लाइट, बहुत सारे कंट्रीज के इंटरनेशनल फ्लाइट्स क्या हुए, सस्पेंड हो गए। तो टूरिज्म उसमें क्या होगा, उसमें टूरिज्म हमेशा डिक्रीज ही करेगा, एज यू नो। ठीक है, तो पहली चीज़ तो देख लो कि आप ये किसका रिपोर्ट है, कौन इस रिपोर्ट को पब्लिश करता है। हियर इज द ऑप्शन, UNCTAD, WEF, WHO एंड द वर्ल्ड बैंक। ठीक है,
एलिमिनेशन करिए, वर्ल्ड बैंक कोई रिलेशन है इसका क्या टूरिज्म से? बिल्कुल नहीं। WHO इट्स रिलेटेड टू द हेल्थ, राइट, तो WHO से कोई नहीं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम थोड़ा सा रिलेशन हो सकता है इसका, लेकिन हम थोड़ा सा और इस पर डिस्कस करेंगे। दिस इज द UNCTAD, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ द ट्रेड एंड द डेवलपमेंट, राइट। तो ट्रेड एंड द डेवलपमेंट, एंड वी नो दैट कि टूरिज्म इज क्या है, एक तरह का टूरिज्म हमारा एक ट्रेड है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट, ठीक है। दिस रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय द टूरिज्म। और जब उसमें देखा गया कि किसके ऊपर कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है, तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा मंगोलिया। मंगोलिया जो हमारी कंट्री है, पता ही आपको कहाँ पर है, चाइना और रसिया के बीच में मंगोलिया है। यहाँ के टूरिज्म पे निगेटिव 89% का इम्पैक्ट पड़ा। कितना? निगेटिव 89% का टूरिज्म वहाँ पे क्या हुआ, बिल्कुल धड़ाम से डंप डाउन हो गया, है ना। उसके बाद सेकंड नंबर पे ऑब्वियस सी बात है चाइना, जिसको हम लोग बोल रहे हैं कि उसने शायद कोविड-19 उसी की देन है ना, कह सकते हो। तो -88% का इम्पैक्ट चाइना पे पड़ा। और अगर इंडिया के रेफरेंस में हम बात करें तो -54% का डिक्रीमेंट हमें देखने को मिला। किसके संदर्भ में? इंडिया के संदर्भ में देखने को मिला, ठीक है। तो दिस इज द कोविड-19 एंड टूरिज्म रिपोर्ट विच इज पब्लिश्ड बाय द UNCTAD। ओके, लेट्स मूव एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइन। ओके, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द साइटोकाइन्स स्टॉर्म। व्हाट आर द साइटोकाइन्स? पहले ये बात कर लेते हैं कि साइटोकाइन्स होते क्या हैं, स्टॉर्म के बाद बात करेंगे। अगर बात करें यहाँ पे साइटोकाइन्स स्टॉर्म्स, टू वर्ड्स हैं यहाँ पे दोनों में, एक साइटोकाइन्स है और एक स्टॉर्म है। स्टॉर्म मीन्स क्या होता है? तूफान, है ना, कह सकते हो ना, तूफान होता है साइटोकाइन्स, तूफान, ठीक। एंड व्हाट आर द साइटोकाइन्स, ठीक। स्टॉर्म मीन्स तूफान, साइटोकाइन्स पहले बात आप ये समझिए। साइटोकाइन्स इज अ प्रोटीनियस मॉलिक्यूल। क्या होता है ये? प्रोटीनियस मॉलिक्यूल, ठीक है। और इसका जो सिक्रीशन आप कह सकते हो कि किसके द्वारा इसका सिक्रीशन होता है, प्रोटीनियस मॉलिक्यूल साइटोकाइन्स का। तो इन आवर बॉडी सो मेनी टाइप्स ऑफ द सेल्स, और कैसी सेल्स जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्टिवेट हो जाती हैं ड्यूरिंग किसी भी टाइप के, अगर बॉडी में इन्फेक्शन हो रहा है तो उसमें बहुत सारी ऐसी सेल्स हैं जो कि एक्टिवेट हो जाते हैं, जिनको हम इम्यून सेल्स बोलते हैं। जैसे मैक्रोफेजेस हो गई, लिम्फोसाइट्स हो गए, टी लिम्फोसाइट्स हो गई, बी लिम्फोसाइट्स हो गई, कुछ डेंड्राइटिक सेल्स होती हैं, कुछ नेचुरल लिम्फोकाइंस भी इसमें प्रोड्यूस होते हैं जो कि साइटोकाइंस को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो साइटोकाइंस एक प्रोटीनियस मॉलिक्यूल है। इसका वर्क क्या होता है कि ये करता क्या है कि जब भी किसी तरह का इन्फेक्शन होता है बॉडी के अंदर, ठीक है, कोई भी डिजीज के पैथोजेंस का आक्रमण होता है हमारी बॉडी में, ठीक, तो वो डिजीज कैसी भी हो, इन्फेक्शियस भी हो सकती है, नॉन इन्फेक्शियस, दैट मीन्स कि एक बंदे से दूसरे बंदे में ट्रांसफरेबल भी हो, ना भी हो, उसका ट्रांसमिशन हो पर्सन टू पर्सन या ना हो, इट्स डजंट मैटर, बट डिजीज हो, इन्फेक्शन हो, और इन्फेक्शन के थ्रू उसमें इन्फ्लामेशन कॉज करे। क्या कॉज करे? इन्फ्लामेशन। व्हाट इज द इन्फ्लामेशन? सो गाइज आई थिंक कि जो भी स्टूडेंट्स पुराने इस सेशन को अटेंड कर रहे होंगे वो वेरी वेल कि मैंने उनको इन्फ्लामेशन बताया था कि फॉर द इन्फ्लामेशन देयर इज द 4 टाइप्स ऑफ द प्रॉपर्टी which is result of the inflammation. Fine, this is the pain, swelling, redness and the itching, ठीक है। तो these are the 4 property. इन्फ्लामेशन होगा तो ये हमारी जो भी सेल्स होती हैं, इम्यूनोलॉजिकल सेल्स होती हैं, इम्यून सेल्स होती हैं, वो क्या करती हैं, इस साइटोकाइन्स नामक प्रोटीन को सिक्रीट करती हैं। इसका वर्क क्या होता है कि जिस भी साइट पर उस पैथोजेंस का अटैक हुआ है उस टारगेट साइट को जाकर के आइडेंटिफाई करती हैं। आइडेंटिफाई करने के बाद वापस आती हैं और जो भी रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको ये बताती हैं कि फला साइट पर यहाँ पर क्या है, इन्फेक्शन है। तो रिसेप्टर क्या होता है? रिसेप्टर इज एक्टिवेटेड, और जो भी हम मेडिसिन लेते हैं वो मेडिसिन ये रिसेप्टर से जाकर के बाइंड होता है और रिसेप्टर उठा के ले जाकर के उसको उस टारगेट साइट पर एक्शन के लिए पहुंचा देती हैं, ठीक है। तो दीज आर द साइटोकाइन। अब देखिए इसमें से हम ऑप्शन एलिमिनेट कर लेते हैं। साइटोकाइन स्टॉर्म्स आर एसोसिएटेड विद अ वाइड वैरायटी ऑफ द इन्फेक्शियस एंड द नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। ऑप्शन ए था ये हमारा साइटोकाइन्स के बारे में। ऑप्शन 2, साइटोकाइन स्टॉर्म इज यूज्ड इन कोविड-19 डिजीज। ऑब्वियसली मैंने बोला डिजीज की बात हो रही है, इन्फेक्शियस हो नॉन इन्फेक्शियस हो डजंट मैटर। थर्ड, साइटोकाइन स्टॉर्म इज एन ओवर प्रोडक्शन ऑफ द इम्यून सेल्स, ठीक है, एंड देयर एक्टिवेटिंग कंपाउंड्स विच इन अ फ्लू इन्फेक्शन इज ऑफन एसोसिएटेड विद द सर्ज ऑफ द एक्टिवेटेड इम्यून सेल्स इनटू द लंग्स, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि लंग्स में किसी तरह का इफेक्ट है तो वहाँ पे भी एक्टिवेट होंगे। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। 1 2 3 इसमें पूछा है कि ऑफ द अबव करेक्ट आंसर इज और आर जो भी हो, तो 1 2 3 ऑल ऑफ द अबव, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फाइन, आई थिंक कि चीज़ें क्लियर हुई होंगी आपकी। ओके ओके ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइन, 93 कॉनकेव मिरर, ठीक है, इज यूज्ड
इन विच ऑफ द फॉलोइंग पूछ रहा है जो कॉनकेव मिरर होता है, ठीक है, वो किन किन में से यूज़ होता है। देखिए कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, आई थिंक ये बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है ये, है ना। फिजिक्स में आप सबने पढ़ के रखा होगा इसको कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, टू टाइप्स ऑफ द मिरर्स। वी नो दैट कि जिसका मिडिल पार्ट उठा हुआ होता है ना, जिसका सेंटर पार्ट क्या होता है थोड़ा सा अपराइजिंग कंडीशन में होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको कॉन्वेक्स बोलते हैं। जिसका साइड वाला होता है वो क्या होता है, कॉनकेव होता है। इसमें पूछ रहा है कॉनकेव मिरर का क्या कहाँ पे यूज़ होता है, तो रियर व्यू, ठीक है, मिरर ऑफ द कार, ये बोल रहे हैं कि ये कार का जो रिवर व्यू वाला मिरर होता है, जो साइड हम कह सकते हैं पीछे जो जिससे देखते हैं, उसमें यूज़ होता है, ठीक, ये बोल रहा है। तो बिल्कुल नहीं यूज़ हो, तो वहाँ पे ध्यान रखिएगा, वहाँ पे कॉन्वेक्स यूज़ होता है। पेरिस्कोप, ये एक चीज़ समझने वाली बात है, व्हाट इज़ द पेरिस्कोप, हालांकि यूज़ यहाँ भी नहीं होता है। पेरिस्कोप होता क्या है, पेरिस्कोप एक ऐसा स्कोप, टेलीस्कोप पेरिस्कोप है ना, मतलब देखना है। पेरी मीन्स होता है सराउंडिंग, ठीक है, स्कोप मतलब देखना, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे हम किसी चीज़ के सराउंडिंग में देख सकें, राइट। तो बहुत सारे आपके टैंक वगैरह में ये लगा रहता है, बहुत सारी सबमरीन्स में लगा रहता है। ये एक ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, दूर से इसका इमेज लेते हैं, उसके चारों तरफ देखते हैं कि उस पर्टिकुलर एरिया है, सपोज करो कोई पहाड़ी एरिया है, तो उसके चारों ओर पेरिस्कोप से देखते हैं कि किस तरह का एलिवेशन देखने को मिल रहा है, ताकि किसी भी तरह का अगर वारफेयर होने की कंडीशन में हम अपने एनिमीज को डिटेक्ट कर सकते हैं, राइट। दिस इज द पेरिस्कोप। तो पेरिस्कोप में हमेशा आप ध्यान रखिए कि नॉर्मली जो होता है उसमें हमारा प्लेन मिरर यूज़ होता है। कैसा मिरर, प्लेन मिरर यूज़ होता है, और या कॉन्वेक्स मिरर यूज़ होता है। जो ज़्यादा एडवांस होते हैं उसमें कॉन्वेक्स मिरर यूज़ होता है, लेकिन हमारा सेविंग मिरर में क्या यूज़ होता है, कॉनकेव मिरर यूज़ होता है। आई थिंक कॉनकेव मिरर। सो हियर इज द ऑप्शन 1 इज ओनली करेक्ट, सो ऑप्शन ए 1 ओनली, फाइन। सो दिस इज द वेरी बेसिक क्वेश्चन, इस पर बहुत ज़्यादा कुछ डिस्कस करने की जरूरत तो नहीं समझ में आती हमको। Okay, let's move at the next question. The freezing compartment is located at the top in the refrigerator. Which of the following phenomena of heat transfer is a reason for this? बहुत अच्छा प्यारा क्वेश्चन है ये, सबके घर में होता है, फ्रिज रखा होगा, रेफ्रिजरेटर। बोल रहा है फ्रीजिंग डिब्बा एक रेफ्रिजरेटर में शीर्ष पर स्थित होता है ना, होता है ना। अब रेफ्रिजरेटर का जो भी हमारा क्या बोलते हैं उसको, फ्रीजर, हाँ फ्रीजर। गर्मी हस्तांतरण की घटना निम्नलिखित में से इसका क्या कारण है, मतलब हीट ट्रांसफर की बात हो रही है यहाँ पे, किसकी बात हो रही है, हीट ट्रांसफर। ओके सब पढ़े होगे, बेसिक क्वेश्चन है। आई थिंक कि अगर 8th में भी, 8th क्लास स्टैंडर्ड में भी अगर आप साइंस पढ़े होगे तो उसमें ये बेसिक क्वेश्चन आता है कि देयर इज द थ्री मेथड फॉर द ट्रांसफर ऑफ द हीट, ठीक है, एंड व्हाट आर द थ्री, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड द रेडिएशन, ठीक है, आचरण, संवहन और विकिरण। आइए थोड़ा सा बात करते हैं, थोड़ा सा बहुत शॉर्ट में समझेंगे। बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपके पास ये है कि एक सपोज करिए कि केतली, दिस इज द केटल, राइट। आइए इसका मान लो हैंडल है, ऐसे करके, दिस इज द हैंडल, ठीक, केटल है यहाँ पे, एंड दिस इज द स्टोव और गैस। यहाँ से क्या हो रहा है, इसको हीट किया जा रहा है, वाटर इसमें है, वाटर भरा हुआ है पूरा, फाइन, दीज आर द वाटर्स, कोई भी लिक्विड हो सकता है। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे इसी एग्जांपल में आप समझ सकते हो कि देयर आर थ्री मेथड्स, ठीक। हो क्या रहा है, सबसे पहला मेथड समझते हैं, कंडक्शन। व्हाट इज द कंडक्शन? कंडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द हीट इन विच द मास मूवमेंट इज अकर्स। मास मूवमेंट दैट मीन्स कि मॉलिक्यूल्स हो सकता है, सब्सटेंस हो सकता है, किसी कोई भी एटम्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक, गैस हो सकती है, लिक्विड हो सकती है। और मास मूवमेंट आपको पता होना चाहिए कि मूवमेंट उसी में होगा जिसके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, फ्री होंगे। तो लिक्विड और गैस की में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, लिक्विड एंड गैस में ये प्रोसेस पाई जाती है, ठीक है। देखिए यहाँ से हीट किया, ये मॉलिक्यूल्स हैं, राइट। अब करेगा क्या इसमें कि जैसे हीट होगा ये, तो ये नीचे वाला मॉलिक्यूल्स हीट हुआ, ये ऊपर जाएगा और ऊपर वाले को इधर शिफ्ट कर देगा, ठीक। तो दिस इज द कॉल्ड कंडक्शन। इसमें क्या हो रहा है, ये इस कंडक्शन को, एक आचरण को फॉलो कर रहा है कि हम इधर से जाएंगे, सॉरी उल्टा बन गया, है ना, यहाँ पे ये इधर से जाएगा और ये इसको इधर भेजेगा, ठीक है। दिस इज द कंडक्शन। व्हाट इज द कन्वेक्शन? कन्वेक्शन में कोई मास मूवमेंट नहीं होता है, इसमें होता क्या है, हीट ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू, फाइन। सो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब इस केटल का ये जो इधर नली है ना, ये जो आउटलेट है, अब धीरे धीरे क्या होगा, इसकी बॉडी गर्म होगी और धीरे धीरे ये भी गर्म होगा। अब ये भी हीट हो रहा है, क्या हो रहा है, ये यहाँ पे
ये हीट हो रहा है, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स टू मॉलिक्यूल्स क्या हो रहा है, हीट ट्रांसफर हो रहा है इधर, इधर इसका जो हैंडल था वो भी हीट हो रहा है, ठीक। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ कन्वेक्शन, ठीक। ये किस में पाया जाता है, सॉलिड में पाया जाता है, लिक्विड में पाया जाता है, लिक्विड में पाया जाता है, सेमी लिक्विड फॉर्म में भी ये चीज़ होती है। लास्ट बचा हमारा रेडिएशन। रेडिएशन में क्या होता है कि कुछ नहीं, यहाँ पे किसी भी मीडियम की हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये स्पेस में भी ट्रेवल हो सकता है, ये फिनोमिना अकर्स है ना इन द स्पेस ऑल्सो। इसमें होगा क्या कि यहाँ पे ये हीट है, हीट जनरेट हो रही है और यहाँ से क्या हो रहा है, बाहर हीट निकल रही है, और इधर अगर आप खड़े हो, यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट हो, मान लो यहाँ पे खड़े हो, तो आपको हीट यहाँ से फील हो रहा है। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन, ठीक। अब रेफ्रिजरेटर में आप समझ रहे हो कि क्या होगा, इसमें से कोई रेडिएशन की प्रोसेस तो होती नहीं, कन्वेक्शन की प्रोसेस तो होती नहीं है, वहाँ पे होता क्या है, वहाँ पे स्पेस होता है, खाली जगह होती है, ठीक। तो हमारा जो कंडक्शन होता है हमारा, वहाँ ये प्रोसेस कंसीडर किया जाएगा। जैसे जैसे वो गर्म वाला ऊपर आएगा, सॉरी जो ठंडा वाला होगा वो ऊपर पहुँचेगा, वो नीचे पहुँचेगा, और गर्म वाला ऊपर, उसके ऐसे साइकिल ये चलता रहेगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, दिस इज द कंडक्शन, ठीक है। ओके, लेट्स मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26 विद रेफरेंस टू रेस्पिरेशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। कह रहे हैं रेस्पिरेशन के संदर्भ में नीचे दिए गए जो वाक्य हैं उनको थोड़ा सा कंसीडर करिए। देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड बाय ऑल द ऑर्गेनिज्म टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज, ठीक है, फाइन। एंड सेकंड इज द रेट ऑफ ब्रीदिंग इज फास्टर इन एक्वाटिक एनिमल्स देन द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि आपकी रेस्पिरेशन की प्रोसेस है, तो बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय द ऑल द ऑर्गेनिज्म। आपको क्या लगता है कि ऑल ऑर्गेनिज्म, जितने भी जीव होते हैं, जितने भी क्रिएचर्स हैं पृथ्वी पे, वो सभी को क्या रिक्वायर्ड है ऑक्सीजन रेस्पिरेशन लेने के लिए, या ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लूकोज? नहीं, बिल्कुल नहीं। रेस्पिरेशन के लिए एक बार हम कंसीडर कर सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को रिक्वायर्ड होता है, लेकिन ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लूकोज बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो भी एरोबिक रिएक्शन होती है, एरोबिक रिएक्शन, ठीक है, या एरोबिक रेस्पिरेशन, तो उसमें तो रिक्वायरमेंट होती है किसकी, ऑक्सीजन की, ठीक है, जो कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी के फॉर्म में चेंज होता है, जो बनाता है एटीपी, राइट। आपको पता ही है, ये बात आपने पढ़ा होगा। और दूसरा है एनारोबिक रिएक्शन। एनारोबिक रिएक्शन में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट या रेस्पिरेशन, इसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ऑक्सीजन नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। होता है कहाँ पे एनारोबिक रिएक्शन, बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, फंगस होते हैं, बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, एनारोबिक रिएक्शन करते हैं। हमारी बॉडी में भी एनारोबिक रिएक्शंस होती हैं, जो हमारी मस्कुलर सेल्स होती हैं, मसल्स होती हैं, वो क्या करती हैं, ये एनारोबिक रिएक्शन परफॉर्म करती हैं। और इसमें जो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, वो किसके फॉर्म में होता है, लैक्टिक एसिड के फॉर्म में, लैक्टिक एसिड बनाता है, और जो कि डिपोजिशन हो जाता है हमारी मसल्स में, तो हमें क्या, टायर्डनेस की फीलिंग होती है, ये तो आप जानते ही हैं, थकान, तो एनारोबिक रिएक्शन होता है। तो ये पहला स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। सेकंड, रेट ऑफ द ब्रीदिंग इज फास्टर इन द एक्वाटिक एनिमल्स देन द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है और बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट दिया गया। क्यों होता है ऐसा, ये समझ लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं उनके लिए अबंडेंट अमाउंट में ऑक्सीजन अवेलेबल है, फ्री, बिल्कुल आराम से कहीं भी रहें वो क्या करेंगे, रेस्पिरेशन, उनका कोई लिमिट नहीं है ऑक्सीजन का। जहाँ पे पॉल्यूशन बात हो रही है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल बात कर रहे हैं। लेकिन जो हमारा एक्वाटिक एनिमल्स का जो भी इकोलॉजी होता है, इकोसिस्टम होता है, तो एक्वाटिक एनिमल्स में एक पहले से डेफिनेट अमाउंट में क्या होता है, अवेलेबल होता है ऑक्सीजन का क्वांटिटी, ठीक है। तो इनको ज़्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। अब ज़्यादा की ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी तो जल्दी जल्दी सांस लेंगे, क्योंकि इनके सेल्स को क्या होगा, ऑक्सीजन बहुत ही रैपिडली रिक्वायरमेंट होगी, ठीक। तो रेट ऑफ द ब्रीदिंग क्या हो जाएगा उनमें, फास्ट हो जाएगा एक्वाटिक एनिमल्स में। तो ये दूसरा सही है, 96 का ऑप्शन देख लेते हैं, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ओनली 2 इज द करेक्ट, ठीक है। ओके, सो सेकंड लास्ट क्वेश्चन में बात करेंगे हम लोग। द सेकंड लास्ट क्वेश्चन इज द 97 विद रिस्पेक्ट टू स्पेस साइंस द रेड शिफ्ट फिनोमेना प्रोवाइड द एविडेंस फॉर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इससे घबराना नहीं, बहुत ही एकदम इजी। मुझे लगता है कि अभी तक में सबसे इजी क्वेश्चन, इससे अच्छा कुछ है ही नहीं, वेरी इजी क्वेश्चन, रेड शिफ्ट, ठीक है। इससे पहले हम बात करेंगे कि डॉपलर इफेक्ट आप जानते होंगे, व्हाट इज द डॉपलर इफेक्ट, जितने भी फिजिक्स पढ़े हो ना सब जानते होंगे डॉपलर इफेक्ट, ठीक है। तो डॉपलर इफेक्ट ये होता है, ऐसे सिंपल एग्जांपल में समझो, रिलेटेड टू द साउंड, ठीक है। और पहले बता दो, रेड शिफ्ट इज रिलेटेड टू द लाइट, ठीक। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, साउंड में भी हमारा क्या होता है, वेवलेंथ होती है, आपको पता ही बात, और लाइट में भी क्या होती है, वेवलेंथ होती है, दोनों चीज में। और वेवलेंथ का ही सारा फिनोमिना है।
डॉपलर इफेक्ट में होता क्या है, सपोज करो एग्जांपल लो कि आप अपने घर पे बैठे हो, अगर कोई एम्बुलेंस आ रही है तो जैसे जैसे वो आपके नज़दीक आती है तो साउंड की वेवलेंथ क्या होती है, कम होती जाती है और इंटेंसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है। जैसे ही वो आपको क्रॉस करके आगे बढ़ती है तो वेवलेंथ इंक्रीज कर जाती है और इंटेंसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है। और अगर सपोज करो कि आप सड़क के किनारे खड़े हो, उसने आपको क्रॉस किया और आप उसके पीछे दौड़ लो तो क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी इंक्रीज करेगी और वेवलेंथ डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये डॉपलर इफेक्ट होता है। रेड शिफ्ट में क्या होता है कि यूनिवर्स में आपको पता है कि सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है रेड कलर की, रेड कलर की। ठीक है, रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। ये करते क्या है, इससे होता क्या है रेड शिफ्ट में, जो हमारे यूनिवर्स का एक्सपेंशन होता है ना, वो इसी रेड शिफ्ट से डिसाइड करते हैं, रेड शिफ्ट एंड ब्लू शिफ्ट से। उसमें होता क्या है कि जैसे जैसे एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं, जब वो किसी स्पेस में जाते हैं तो वो जब उनको रेड शिफ्ट की रेड कलर की जब उनको वेवलेंथ ज़्यादा मिलती है तो दैट मीन्स कि वो उतनी ही ज़्यादा क्या है, उतनी ही ज़्यादा दूर है वो पर्टिकुलर हमारा टाइटन्स हो सकता है, कोई प्लेनेट हो सकता है, कोई सैटेलाइट हो सकता है, नेचुरल सैटेलाइट की बात कर रहा हूँ, प्लेनेट है ना, तो वो उतने ही दूर क्या हो सकता है, उससे उस पर्सन से, उस एस्ट्रोनॉमर से दूर हो सकता है, राइट। तो इससे क्या होता है कि ये रेड शिफ्ट जो होता है ये बताता है कि हमारा कितनी दूर में हमारा यूनिवर्स क्या हुआ है, एक्सपेंशन हुआ, उसका कितना फैल चुका है। तो ऑप्शन इज द करेक्ट, एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स इज रिलेटेड टू द रेड शिफ्ट। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ डार्क एनर्जी नथिंग, प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स कुछ नहीं है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक होल कुछ नहीं, सब सारी बिग बैंग थ्योरी एंड ऑल दैट सब इसमें आता है यूनिवर्स के फॉर्मेशन में। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसको। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इज दैट करेक्ट, फाइन। लास्ट क्वेश्चन है, catenation is the linkage of atoms of the same element into the longer chain, which of the following elements exhibit the property of the catenation। कह रहे हैं catenation जो है कटाव एक ही तत्व के परमाणुओं की लंबी श्रृंखलाओं का जुड़ाव है, निम्न कौन सा तत्व catenation की संपत्ति को प्रदर्शित करता है। एलिमेंट एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ, गुण, संपत्ति नहीं गुण, ठीक है ना, वो प्रॉपर्टी वाला नहीं, राइट। तो ऑप्शन है कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है। कार्बन इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि कार्बन के पास कैटिनेशन की इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी होती है कि मोर देन द 1 मिलियन ऑफ द 1 मिलियन से ज़्यादा हमारे पास आज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अवेलेबल हैं। कितने? 1 मिलियन से ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि कार्बन कंपाउंड कहलाते हैं वो अवेलेबल हैं। कैटिनेशन एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। वो होता कैसे है? क्योंकि सिग्मा बॉन्ड होता है, जिनमें भी सिग्मा बॉन्ड पाया जाता है उसको स्ट्रॉन्ग इनफ होते हैं, तो किसी भी एलिमेंट से जल्दी क्या करते हैं, रिएक्शन करके एक स्ट्रॉन्ग एलिमेंट कंपाउंड क्रिएट करने की प्रॉपर्टी रखते हैं। और कार्बन जो होता है हमारा इसमें सबसे टॉप पर है, तो कार्बन इज द करेक्ट आंसर। सो थैंक्स टू ऑल, थैंक यू सो मच। और आई थिंक ये सेशन आपको आया होगा समझ में। बाकी जो भी क्वेरीज होगी तो आप नीचे कमेंट में करना, तो हो सकता है मैं रिप्लाई भी कर दूंगा आपको। अगर आप कमेंट करोगे तो जरूर रिप्लाई करूंगा उस पर, ठीक है। थैंक यू सो मच ऑल।